इसमें पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम इंग्लिश में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका डायग्राम किस तरीके का होता है? इस तरीके से होता है दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज। और इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, देखो इसकी विशेषता क्या होती है। पहली बात तो ये भुजा इसके समांतर होती है, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बात करूं विकर्णों की, तो ये इसके विकर्ण है। अब विकर्णों की क्या विशेषता होती है दोस्तों? यदि मैं इसके विकर्णों की बात करूं तो इसके विकर्णों की विशेषता ये होती है कि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित। अब समद्विभाजित होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, यानी पूरा विकर्ण यदि 10 लंबाई का है तो 5 5 होगा, ठीक है। यदि दोस्तों इसकी लंबाई में a लेता हूं और इसकी लंबाई b लेता हूं, ठीक है, ये होगी आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं, ठीक है। और दोस्तों इसके विकर्णों की दूसरी बात करूं तो विकर्ण जो है, मान लो बिंदु O पे क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां पर ये 90 डिग्री का कोण कभी नहीं बनाएंगे यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो, यानी विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं, विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। क्योंकि होते हैं उससे ज्यादा जरूरी आपको नहीं क्या होते हैं वो बातें भी पता होनी चाहिए। और इसके विकर्ण बराबर भी नहीं होते हैं, बराबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, लंबवत नहीं होते, बराबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। यदि ये आयत होता ना तो उसके विकर्ण समद्विभाजित भी होते और बराबर भी होते, लेकिन लंबवत नहीं होते। और यदि यह वर्ग होता तो वर्ग में समद्विभाजित, लंबवत, बराबर तीनों कंडीशन अप्लाई होती दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर यदि मैं बात करूं कि आपको ये वाला कोण दे रखा, मान लो मैंने एक आपको चीज बताई थी कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की दो तो भुजाएं दे रखी हैं ए और बी, और यहां वाला यदि आपको कोण दे रखा है थीटा, तो दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब एक बार देखो इस वाले में ये वाली भुजा ए है, इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी, ये ए है तो ये भी ए। और एक बार आप इस त्रिभुज में झांक कर देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ना इसमें, और यहां वाला कोण यदि आपको थीटा, थीटा का मतलब 30 45 60 90 जो भी है दे रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल अपन कोण और भुजाओं के आधार पे निकालें तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ना, वो क्या आएगा? 1/2 ए बी साइन थीटा आएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इस विकर्ण, जैसे विकर्ण खींचे तो विकर्ण के इधर वाला पोर्शन दोनों बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये आधा है तो ये भी आधा, पूरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखा था 1/2 ए बी साइन थीटा आया। यदि मुझे पूरे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो इसका दुगुना कर दो, और दुगुना करने का 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज का कि यदि आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जाए किस तरीके से, ये वाली और ये वाली दो संलग्न भुजाएं दे रखी हो और बीच का कोण दे रखा हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए बी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से डरना मत, ठीक है। साइन की वैल्यू बता देता हूं। साइन में किस किस की? साइन 0 डिग्री की होती है 0, और 30 डिग्री की होती है दोस्तों 1/2, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2,
और साइन 90 की होती है 1। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके काम आएगी, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये है क्षेत्रफल निकालने का, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो आपने त्रिभुज का तो ये पढ़ा था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यदि मैं ये लेता हूं तब तो यहां से लंब डाल दो तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और यदि आधार ये लेता हूं तो यहां से लंब डाल दो तो वो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं क्या, h1, और इस ऊंचाई को h2 मान लेता हूं। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो निकाल सकता हूं a गुणा h1 या फिर b गुणा h2, यानी कि a गुणा h1 बराबर b गुणा h2। इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या, देखो ये चार त्रिभुज बने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, इन सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और दूसरी बात, इनके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, जितना इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जितना है उसका चौथाई भाग होगा। क्योंकि देखो इसके इन चारों को मिला के पूरा समांतर चतुर्भुज बनता है, और ये चारों बराबर हैं तो इसका चौथा भाग होंगे ये त्रिभुज। इतनी बात शायद सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगर किसी के भी कोई दिक्कत है तो आप स्पीकर ऑन करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सुरेंद्र मुवाल, आपके ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आर्मी मैन सुरेंद्र कुमार, ओके भाई। जहां भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना बस। भाई ये सुरेंद्र कुमार मेरा पूर्व स्टूडेंट है सिक्कर देव कोचिंग से, जो आर्मी आर्मी को। सुरेंद्र एक मिनट आपका स्पीकर ऑन करना। स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे माइक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। आपके आर्मी जीडी से है या क्लर्क? जीडी। तो दोस्तों सुरेंद्र कुमार ने आर्मी जीडी का फिजिकल वगैरह फाइट कर दिया है, और फिजिकल में ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर हैं। तो इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी यही उम्मीद है कि ये सिलेक्शन दे आर्मी में फाइनली। और इसकी मैथ्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने कहा भाई मैथ्स टकाटक हो जाएगी आपकी। ओके भाई, मोस्ट वेलकम।
स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का, जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से दीजिए, हमारा भी दिल खुश होता है। बस आप लोग जो मैं क्लास देता हूं उस क्लास को बराबर अटेंड करें, फिर आपके समस्या नहीं आने वाली है। क्लास को रेगुलर देखें, 5 बजे सभी उपस्थिति दे दिया करो और उसके बाद 6 बजे तक लगातार मेरी मैथ्स की क्लास अटेंड किया करो। 6 से 7 रीजनिंग की क्लास लगती है क्लास नंबर 2 पर, तो वो भी अटेंड करें सभी लोग, तभी मामला बैठ पाएगा। अब बीच में आधी अधूरी बातें समझोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो मैं आगे बता दूं आप सभी लोगों को। ओके दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन से। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसका। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तथा इनके मध्य बना कोण 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन का हम जवाब कैसे देंगे, देखिए पहले अपना डायग्राम बनेगा समांतर चतुर्भुज। तो किस तरीके का होता है समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल इस तरीके का होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, ठीक है। और दोस्तों इसकी दो भुजाएं संलग्न जो साथ लगी हो वो भुजाएं दे रखी हैं 16 और 24। तो आपको पता है ये वाली बड़ी वाली 24 है तो ये वाली 16 होगी, ये 24 है तो ये भी 24 होगी, और ये 16 है तो ये भी 16 होगी। और दो भुजाओं के बीच का एक कोण आपको कितना दे रखा है, मध्य बना कोण 30 डिग्री दे रखा है। अब 30 डिग्री चाहे आप ये मान लो, क्योंकि जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग छोटा वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि यदि ये वाला कोण 30 का है ना दोस्तों, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 का होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप आसपास में कोण बने ना, पास वाले कोण, इनको बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। और इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये वाला कोण यदि आपको कोई पूछ ले तो यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, भाई दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये कितना आएगा, 180 में से ये 30 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री का आ जाएगा। दूसरी बात, ये वाला कोण 150 का है तो ये वाला कोण भी इसको देखकर हो जाएगा भाई, कितना, 150 डिग्री का, ठीक है। आमने सामने के कोण तथा भुजाएं परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली बात तो थी एक्स्ट्रा में। इसके अलावा दोस्तों पूछा क्या, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल बताने का मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या रे, AB sin थीटा। तो एक का मान मतलब एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, इन दोनों भुजाओं को तो गुणा कर दो, यानी 24 गुणा 16 कर दो और गुणा sin थीटा कर दो, यानी sin थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है।
ये रखना पड़ेगा अपने को। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि यदि यहाँ 30 की जगह 90 हो जाता, 90 होते ही क्या बनता, आयत बन जाता। और आयत बनता तो देखिए एक बार ध्यान से, ऐसा बनता, और यहाँ ये वाली भुजा ए होती है, ये बी होती, ये लंबाई ये चौड़ाई होती। तो आपको पता है ये 90 लगाता मैं, तो ये क्या होता, ए गुणा बी गुणा साइन 90 होता। अब साइन 90 का मतलब क्या हुआ, एक, तो a गुणा बी आया नहीं आया, a गुणा बी को जब एक से गुणा करोगे तो a गुणा बी आया ना। और आपका फॉर्मूला क्या बना था, लंबाई गुणा चौड़ाई। शायद मेरी इतनी सी बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साइन 30 दिया दोस्तों, और साइन 30 का मान अभी बताया था मैंने कितना होता है, 1/2। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है। और ये 16 है, गुणा में ये 24 है। अब काट पीट कर दो, 2 के पहाड़े से 8 बार कट जाएगा, और 24 को 8 से गुणा करोगे, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली बात आप सभी लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। किसी के भी समझ में नहीं आई है तो मुझे पूछ सकता है भाई। कुलदीप चंदेल अमेजिंग। जिसके समझ में नहीं आई है तो पहले कमेंट कर दीजिए नो, और उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगा भाई। वेरी गुड तरन्नुम, शाबाश। अब दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको और पूछ सकता हूं, और वो चीज क्या पूछ सकता हूं, मैं पूछूं कि बताइए इसके एक विकर्ण की लंबाई बताइए क्या होगी। तो बता सकते हो क्या आप। अब दोस्तों मैं एक विकर्ण की लंबाई तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर यदि मुझे एक विकर्ण दिया होता फिर एक विकर्ण पूछता ना, तब तो बता सकता था। लेकिन यहां पर दोनों ही विकर्णों में से एक विकर्ण भी हमें नहीं दे रखा है। तो देखिए विकर्ण निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं कि विकर्ण कैसे निकालें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यदि आपका एक कोई समांतर चतुर्भुज है ये, और इस समांतर चतुर्भुज की मान लो ये वाली भुजा तो A है, और ये वाली भुजा क्या है, B है, ठीक है। और एक विकर्ण की लंबाई क्या है, मान लो ये, इसको नाम देता हूं ABCD, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई AC हो गई, दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गई BD। तो दोस्तों यहां पर जो विकर्ण और सभी भुजाओं में रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में रिलेशन ये होता है दोस्तों कि दोनों विकर्णों के, देखो एक विकर्ण AC है तो AC का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण है BD यानी BD का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहां पर देखो ये वाली भुजा कितनी बार आएगी, ए 2 बार आएगी, और ये वाली भुजा भी कितनी बार आएगी, 2 बार। तो मैं लिखूंगा 2 बार ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है विकर्ण और भुजाओं में संबंध का। यानी आपको दोनों भुजाएं दे रखी हो और एक विकर्ण दे रखा हो, और दूसरा विकर्ण यदि आपको पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना, आपका भला हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये वाली बात समझ लो, और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं दोस्तों।
क्वेश्चन है आपके सामने, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 40 सेंटीमीटर लंबी है, एक भुजा 40 सेंटीमीटर लंबी है तथा इस भुजा के सम्मुख भुजा के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। विजय कुमार जी, आपके ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कौन सी बात समझ में नहीं आई। आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए। एक बार स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे माइक का ऑप्शन है उस पे क्लिक करो। हाँ, अब बोलो विजय कुमार जी, कौन सी बात समझ में नहीं आई आपके। अभी तो ये है ना, हम शुरू से मैंने पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, एडवांस मैथ्स बिल्कुल पढ़ी नहीं है ना। कुछ कुछ तो आ रहा ना इसमें। चलो चलो, जहाँ नहीं समझ में है मुझे बता देना, कि बोल के बता देना कि सर मैं ये समझ में नहीं आया है ना। जब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तब अच्छे से समझेंगे। हाँ हाँ, न्यू टॉपिक अभी क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं प्रतिशत चालू करूंगा मैं। हाँ, ये कंप्लीट होने ही वाली है, जस्ट 2-4 दिन में हो जाएगी। क्षेत्रमिति और आयतन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये क्लासें छोड़ना मत, इनको भी रेगुलर लेना, क्योंकि कुछ कुछ एक बार पल्ले पड़ जाए, उसके बाद दोबारा देखोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएंगी ये, है ना। ओके, बाकी क्लास देखिए पूरी आप। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आया कि नहीं है आप लोगों के। 1000 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी देखो, एडवांस मैथ्स का कोई भी सवाल हो, क्षेत्रमिति का सवाल हो, तो पहला काम होता है आपका डायग्राम बनाना। देखो नाम क्या दिया, समांतर चतुर्भुज, तो आपका डायग्राम बन जाना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसकी एक भुजा 40 है। अब कोई सी भी मान सकते हो, मर्जी आपकी है। मैंने ये वाली 40 मान ली, ठीक है, ये 40 मान ली मैंने, तथा इस भुजा के सम्मुख भुजा, इस भुजा के सम्मुख भुजा के बीच की दूरी 25 है। तो बताओ इस भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 25 दे रखी है। यदि आप 40 इसको मानते, तब इन दोनों के बीच की दूरी 25 माननी पड़ती है आपको, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आधार यदि 40 है तो ऊंचाई 25 हो रही है, और आपको समांतर चतुर्भुज, देखो ये लिखा है मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है। तो इसका यदि आपको क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो कितना है 40 और ऊंचाई कितनी है 25। 40 को डायरेक्ट 25 से गुणा कर दो, यानी 25 गुणा 4 कितना 100, और एक जीरो ये लग जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। दोस्तों क्लियर हो गई है क्या मेरी बात आप सभी लोगों के? राखी शर्मा, तरन्नुम, आरची शर्मा, 3 लोगों ने जवाब दिया है, कुलदीप ने भी जवाब दे दिया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, और ये छोटी सी एग्जाम से लेके बड़ी बड़ी एग्जाम तक आता है। अब वो चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका आर्मी का हो, चाहे भले ही पटवार का हो, चाहे वन रक्षक वनपाल का हो, चाहे रीट का हो, ऐसी एग्जाम जिसमें क्षेत्र मिति आती हो, ठीक है ना। तो ये बात यदि आप लोगों के क्लियर हो गई है तो मैं अगला सवाल दे दूं दोस्तों मेरे। ये 11 ग्राम नहीं है भाई, पैरेललोग्राम है। इस ये दोनों लाइनें खींची है, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। और ये जीएम लगते हैं, इसका नाम होता है पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको 11 ग्राम मत कहना आप, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सवाल ये बनता है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में डीपी लंब AB तथा DQ लंब BC है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर तथा DQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो सॉरी DP बराबर दिया मैंने, DP बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो DQ की लंबाई क्या होगी? ये सवाल है आप लोगों के सामने। दोस्तों कुछ समझ में आया क्या सवाल में? अब ये ABCD DP DQ लिखते ही शायद गड़बड़ हो गई होगी कई लोगों के, लेकिन डरना मत, सवाल बिल्कुल इजी सा है, डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा आप लोगों के। बता दूं क्या भाई? सोलह आया है सर आंसर। 16 आ गया।
कुलदीप राठौर के भी 16, कुलदीप चंदेल के भी 16। अब देखिए दोस्तों, जिनके नहीं समझ में आया समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला काम है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो आपको जैसा अच्छा लगे ना वैसा डायग्राम बना लो, बांका सीधा जैसा भी आप बनाना चाहते हो वैसा बना लोगे। ये मैंने बना लिया डायग्राम। ये समांतर चतुर्भुज जिसका नाम दे दो ABCD। ये नाम दिया A B C और D, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा, DP लंब है AB पर, यानी जो बिंदु D है ना, इससे सामने वाली भुजा AB पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है DP। आ गया DP लंब AB। दूसरा है DQ लंब BC, यानी पॉइंट D से सामने वाली भुजा BC पर लंब डाला गया है DQ। अब आपके एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये आधार होगा तब तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये आधार होगा तब ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखो, यदि AP का मान 24 है, अब ये वाला मान 24 है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है ये वाला मान भी कितना होगा, 24 होगा। जरूरी नहीं है कि AB का मान 24 दे, यदि आपको CD का मान भी 24 देता है ना, तो भी AB का मान 24 ही होगा, और AB का मान 24 है तो CD का मान या DC का मान भी 24 होगा। दूसरा BC का मान 15 है, यानी ये वाला मान 15 है मेरे दोस्तों, तो ये वाला मान भी 15 होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों DP का मान देखो, DP का मान दे रखा है 10, यानी ये वाला मान है 10 सेंटीमीटर। अब आपको DQ की लंबाई पूछी है, तो करें क्या भाई, मैंने कहा था कि भाई समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि आधार यदि मैं इसको मानता हूं तब तो ऊंचाई ये हो जाती है, और यदि आधार में BC को मानता हूं तब ऊंचाई हो जाती है DQ, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आधार मैंने पहले 24 लिया, तब ऊंचाई कितनी आ गई, 10, यानी 24 गुणा 10। ये भी क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। या फिर आधार यदि 15 लूं और ऊंचाई DQ लूं, यानी 15 गुणा DQ करूं, तो भी क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। यदि आपको इसका क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल 1 से ही आ जाता। कैसे, 24 को 10 से गुणा किया मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। लेकिन आपको क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आपको पूछा क्या है, इस DQ का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है, और बराबर है तो क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ 5 के पहाड़े से 15 कट जाएगा 3 बार, और 5 के पहाड़े से बराबर में 10 कट जाएगा 2 बार, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार। यानी उधर तो क्या बचा, उधर सिर्फ बचा DQ, और इस साइड में 8 और 2, यानी 8 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दोस्तों DQ की लंबाई आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। बताइए ये वाली बात सभी लोगों के समझ में आ गई है क्या? यस और नो? कमेंट में डालिए यस और नो, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो स्पीकर ऑन करके मुझसे बात कीजिए कि सर यहाँ से मेरे बात समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको बता दूंगा भाई।
बाकी समझ में तो आ जाना चाहिए सभी के। क्लियर है मामला सबके? चलूं फिर आगे। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल ये है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं, आसन्न या संलग्न कोई सा भी नाम आ सकता है, आसन्न या संलग्न भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों अगर ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट मेरे से पढ़ लिया ना, तो समांतर चतुर्भुज की आपके डाउट नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जितने तरीके से सवाल बन सकते हैं वो सारे तरीके आप लोगों को बता रहा हूं। यानी सवाल किस किस तरीके से बन सकता है, अगर ये तरीके आप लोगों के क्लियर हो गए तो मामला सिटपिट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखो, एक तो पूछा है क्षेत्रफल, जो पूछ ही सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि दूसरा जो विकर्ण बनेगा ना, दूसरा विकर्ण बनेगा, उस दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये सवाल भी पूछ सकता है। और ये जवाब मैं नहीं, आपको देना है। देखो देखे कैसे देते हो आप जवाब। कोशिश करो देखें। और मैं सोच रहा हूं, देखिए मैं ही बता दूं क्या भाई? आ रहा है सर, निकालो, देखिए जल्दी निकालो, बाकी मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको दिया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो बना दो डायग्राम फटाक से। ये बनाया डायग्राम समांतर चतुर्भुज का, और इस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न या संलग्न भुजाएं क्रमशः 10 और 8 दे रखी है। मतलब ये वाली भुजा यदि आपको 10 दी है तो ये वाली कितनी है, 8 है। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। इतनी बात तो सबके क्लियर है। अब बोला कि यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठाकुर जी की मर्जी आवन है, वो विकर्ण ले लो भाई, चाहे तो ओ ले लो चाहे ओ ले लो। अपन बरोबर में कौन सो विकर्ण है, अपन तो एक ना मान लियो।
या मान लो कि भाई ओ विकर्ण है ना जो 12 सेंटीमीटर लंबाई है ये। अब दोस्तों आपको इसका यदि क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना ना तो आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला काम में आया और ना ही अपना जो थीटा कोण दे रखा था वो वाला फॉर्मूला काम में आया। तो काम में क्या आएगा एक बार सोचो आप। यदि दोस्तों आपको एक त्रिभुज दिया होता ऐसा जिसकी एक भुजा ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ये तीन भुजाएं दी होती तो आप हीरोन का सूत्र लगाते कि नहीं लगाते भाई? अब हीरोन का सूत्र लगाते। हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि पहले S निकालो। अब S का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो A, B और C को, तो A प्लस B प्लस C बट्टा 2, ये आता है S अर्ध परिमाप, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल निकालना होता तो ये क्या होता, रूट पहले लिखते आप S, फिर S में से पहली भुजा को घटाते यानी S माइनस A, फिर दूसरी को घटाते S माइनस B, फिर S माइनस C यानी तीसरी को घटाते, और इस तरीके से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता। और आपको तो पता है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा ये वाला, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 8, 10 और 12 दे रखी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो ना। और जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं भी 8, 10 और 12 है। तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, जैसे मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, ठीक है, 1 नंबर त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, या फिर मैं इसको नाम दे देता हूं, देखो A B C D, ठीक है। तो A B D का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल B C D का होगा। या फिर मैं कहूं कि पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का दुगुना होगा। जैसे इसका 5 है तो पूरे का 10 होगा, क्योंकि 5 इसका है 5 इसका, तो पूरे का 10 होना ही है। यानी एक का निकाल के उसका दुगुना कर दो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये था हीरोन का सूत्र। अब दोस्तों ये मैं समझा चुका हूं त्रिभुज में, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है क्योंकि न्यू स्टूडेंट भी जुड़े हैं, कईयों के समझ में भी नहीं आया तो समझ लेना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं त्रिभुज ABD की, यानी इस वाले त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में यदि S का मान निकालना चाहूं तो तीनों भुजाओं को जोड़ो, देखें 10 और 12 22, 22 और 8 कितना 30, तो 30 कर दो, तीनों का जोड़ और बट्टा में लगा दो 2, तो 30 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये आ गया S का मान। अब यदि इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल के लिए रूट लगाओ। रूट में पहले S का मान लिखो यानी 15 लिखो, फिर 15 में से 10 घटाया तो 5 बचा, 15 में से 12 घटाया तो 3 बचा, 15 में से 8 घटाया तो 7 बचा। अब जरूरी नहीं आगे पीछे किसी को भी पहले घटा दो बाद घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले मैंने 15 में से 10 घटा दिया 5 लिख दिया, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 8 गया 7। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस सीधा करना है। अब दोस्तों देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि टुकड़े करूं तो 5 गुणा 3 लिख सकता हूं, ठीक है। 5 के टुकड़े होते नहीं, 3 के नहीं होते, 7 के नहीं होते। अब यदि दोस्तों यदि रूट के अंदर जैसे मान लो ऐसे आ रहा है 3 गुणा 3, तो आपको पता है 3 गुणा 3 का मतलब 9 होता है, इसका रूट करें तो वापस क्या आता है 3 आता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक जोड़ा बन रहा है तो उसमें से बाहर निकाल के एक बाहर निकालो, ठीक है, यानी 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और यदि जोड़ा नहीं बनता है तो उसको रूट में ही पटक देना है। तो समझ लेना मेरे मित्रों यहाँ बात को, क्योंकि यहाँ देखो 5 है और यहाँ 5 है, यानी 5 का जोड़ा बन रहा है, तो दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। 3 का भी जोड़ा बन रहा है इसलिए एक 3 भी बाहर आ जाएगा। लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 7 कहां रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो दोस्तों 5 3 15 और 15 रूट 7 यानी 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आ गया तो इसका भी 15 रूट 7 होगा, मतलब पूरे समांतर चतुर्भुज यानी एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम एबीसीडी जो है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का यदि क्षेत्रफल आपको पूछे तो इसका दुगुना कर दो दोस्तों, 2 गुणा 15√7, यानी 15 गुणा 30 और रूट में आ गया 7, 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए दोस्तों, ये वाली बात सभी लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? सर हाँ जी, ये आपने जो एबीसीडी को 2 × 15√7 को, हाँ तो 15 दूना 30 हो गया, रूट में 7 रह गया। 7 को भी 14 होना चाहिए था ना। अरे तो गुणा में, जैसे मैं कहूं ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3 गुणा 4 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे करोगे क्या, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 2 को 4 से गुणा किया 8, तो 8 संग 48 थोड़ी आएगा। इसका आंसर क्या बनेगा वो देखो आप, 3 चौक 12 था, 12 का गुणा किया तो कितना बना, 24 ही तो बना। किसी एक को गुणा कर दो, लेकिन ये ऐसे नहीं कि भाई आप 2 को √7 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 2 है ना वो रूट में जाएगा ना तो √4 बन जाएगा। भाई 2 का मतलब क्या होता है, √4 होता है, यानी अगर 2 की जगह √4 लिख के फिर √7 से गुणा करते हो तो रूट कितना बन जाता है, 7 चौक 28 बन जाएगा। तो हमें रूट वाले को क्यों नहीं गुणा करना है, हमें तो डायरेक्ट 2 को जो संख्या पूरी पूरी है उससे गुणा करना है, तो 15 गुणा 30 और जो रूट में पड़ा उसको बड़ा रहने दो। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज पूछिए इसमें, क्या, दूसरे विकर्ण की लंबाई बता दूं क्या, कमेंट में डालो, देखिए यस और नो फटाक से बता। नोटबुक लेके बैठे हो नहीं बैठे भाई सभी? अब देखिए दोस्तों, फिर सभी नोटबुक लेके तो बैठे ही हो आप। अब दूसरी चीज पूछिए कि इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, तो कैसे बताते हैं, देखिए यहां पर ये समांतर चतुर्भुज था आपका, और इसकी जो संलग्न भुजाएं थी वो 10 और 8 थी, यानी ये 10 है, ये 8 है, ये भी 10, ये भी 8, ठीक है। और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 12। अब दूसरे विकर्ण की पूछिए, तो एबीसीडी नाम दे दो इसको। दोस्तों मैंने बताया था आपको क्या, कि पहला विकर्ण का स्क्वायर, तो पहला विकर्ण कितना है, 12 है, तो पहले विकर्ण यानी 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा क्या है, बीडी, सॉरी एसी, बीडी का मान 12 ले लिया हमने, दूसरा विकर्ण है एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 बार क्या आएगा, 2 बार आएगा, जो भुजाएं ना, एक तो 10 है और दूसरी 8 है, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो 12 का स्क्वायर तो होता है 144, प्लस में एसी का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 100 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 164, और 164 का जब 2 गुणा करोगे तो 16 गुणा 32 और 4 गुणा 8, यानी कि 328 आ जाएगा। और इधर ये देखो 144 प्लस एसी स्क्वायर था, तो 144 को जब उधर भेजोगे तो माइनस में चला जाएगा। घटा दो मेरे दोस्तों, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8,
और 2 में से 1 गया 1, यानी 184। तो AC का स्क्वायर बराबर 184 है दोस्तों। यदि मुझे AC का मान चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। अब रूट करना पड़ेगा तो रूट 184 निकालो आप। देखिए दोस्तों, यहां पर 184 का जब रूट करते हो तो टुकड़े करो, इसके टुकड़े करोगे तो 2 का भाग दो, इसमें 2 9 18, 2 गुणा 4, फिर 2 का दिया तो 41 गुणा 92, सॉरी 41 गुणा तो 82 होता है, 2 चौके 8 और 2 छके 12, 46 गुणा 92, 2 से गया 23 बार, तो 23 में जाता नहीं, यानी 23 ही आएगा 1। अब दोस्तों इसका रूट करें तो देखो ये बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। तो कहने का मतलब ये 2 गुणा 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन ना तो इस 2 का जोड़ा बन रहा है ना 23 का जोड़ा बन रहा। तो यहां पर जो जोड़ा बन रहा है उस जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 गुणा 23 है ना, वो कहां रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। यानी 2 गुणा 23 गुणा 46, तो रूट 46 आ जाएगा। तो 2 रूट 46 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। दूसरा तरीका, आप इसमें मान लो रूट में नहीं, ऑप्शन पॉइंटों में दे रखा है, तो पॉइंट में क्या बनेगा, आपको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। ठीक है, तो 13 का 169 होता है, 13 से कुछ ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा, देखो 169 में कितना जोड़ूं ताकि 184 बन जाए, 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, यानी 15। तो 15 में फिर 13 का डबल कितना होता है, 26 का भाग दे दो। ठीक है, जो भी ऊपर है ना, क्योंकि 169 का रूट तो 13 हो गया, और जो इससे ऊपर कितना था, 15 था, 15 में जो 13 आया ना उसके डबल का भाग दे दो, यानी 26 का भाग दो। अब 26 का भाग जाता नहीं तो पॉइंट लग गया, अब 26 का भाग देंगे तो 150 बन जाएगा। तो देखो 25 गाने 150 और 26 पंजो 130, तो लगभग 13.5 इसका क्या आएगा, 2 रूट 46 का मतलब 13.5 के करीब इसका आंसर आएगा। एप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, दूसरे विकर्ण की लंबाई। अरे भाई समझ में आ गया क्या सभी के? जिसके नहीं समझ में आया है मुझसे बात कीजिए। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी के? विजय कुमार जी समझ में आया कि नहीं आया? विजय जोया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा आपका। अब दोस्तों रीजनिंग वाली क्लास में चलें क्या?
यदि समांतर चतुर्भुज वाली सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई है तो, जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया है तो फिर रीजनिंग वाली क्लास में चलें। और किसी के कोई समस्या है तो वही पूछ सकता है मुझसे। अब आप पूछो भी नहीं फिर बोलो कि सर डाउट है, तो उसका तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्यों भाई जितेंद्र, सही है गलत? चलिए दोस्तों फिर आ जाओ रीजनिंग वाली क्लास में। क्लास नंबर 2 जो है उसको ज्वाइन करो आप सभी लोग। विजय कुमार जी 1 मिनट स्पीकर ऑन करना आप। हाँ विक्रम जी, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद बिल्कुल बेसिक मैथ ही करेंगे, प्रतिशत वगैरह चालू करेंगे कंप्लीटली। नो टेंशन रहो यार। विजय कुमार जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोई जवाब ही नहीं आ रहा, कमेंट कोई बोलना कुछ भी। विजय जोया, एक बार स्क्रीन पे क्लिक करो और नीचे ऑप्शन दे रखा है माइक, उस पर क्लिक करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा। ऊपर कमेंट करने का भी ऑप्शन है। क्या हुआ भाई, कहाँ चले गए? मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग रीजनिंग वाली क्लास ज्वाइन कर लो। और विजय जी को इसलिए बोल रहा था कि क्योंकि क्या पता आज नए हैं तो समझ में आए कि नहीं आए। तो क्लास 2 लिखा हुआ है, एक बार इस क्लास को ऑफ करके और जो क्लास नंबर 2 लिखा हुआ है क्लास नंबर 2 पे क्लिक करो, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट होगी, है ना। यहाँ से लीव कर दो, क्लास को छोड़ दो यहाँ से।